तो आज अपन प्राचीन हिस्ट्री जो है करने वाले हैं और ये कंप्लीट टॉपिक मैं आपको करवाऊंगा। और टॉपिक देखो बेसिक से मॉडरेट लेवल, मतलब मैं आपको बोला हर एग्जाम जिसमें हिस्ट्री आती है उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, है ना। और सारे क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा तो आप उनका जवाब भी देना। और साथ में मैं आपसे एक ही बात बोलूंगा कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। देखो आपको हिस्ट्री अच्छी करनी है तो पूरी हिस्ट्री एक ही टॉपिक में एक ही वीडियो में खत्म करने वाला हूं, तो आप वीडियो के अंत तक जुड़े और साथ में अपने आप से घर पर इसको 2-3 बार रिवाइज करें। जैसे मैंने आपको बोला, मैंने पढ़ा दिया, पूरी हिस्ट्री खत्म कर दी, फिर अपने हिसाब से आपको वंश याद रखना है, राजा का नाम याद रखना है, उससे पूरी जानकारी आपको याद रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भारत में देखो 16 महाजनपद हुए। कितने महाजनपद आए थे? 16 महाजनपद, ठीक है। तो इस बात को आपको याद रखना है, फैक्टर याद रखना है कि ये हमें देखो, जैसे ही सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हुई और ऋग वैदिक उत्तर वैदिक खत्म हुआ तो उसके उपरांत भारत में कहीं राज्य 16 महाजनपद में विभाजित हो गए। तो 16 महाजनपद का मतलब है 16 राज्यों में विभाजित हो गया पूरा भारत। और 16 राज्य के आपको अच्छे से राजधानी याद रखनी है, ठीक है। जो इंपोर्टेंट राज्य है उनकी राजधानी मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है बिहार के सेक्टर में, ठीक है। बिहार के सेक्टर में आपको बता दो 3 है ना। एक का नाम है मगध, अंग और वज्जी, अंग और वज्जी, ठीक है। इसके बाद में आपको याद रखना है भारत के बाहर एक महाजनपद है जिसका नाम है तक्षशिला यानी गांधार। एक यहां जम्मू कश्मीर पंजाब वाले एरिया में है जिसका नाम है कंबोज, कंबोज की राजधानी हाटक, ठीक है। इसके बाद आपको यह याद रखना है कि ये वाला एरिया में एकमात्र महाजनपद था जो नर्मदा नदी के दक्षिण में था। 15 महाजनपद नर्मदा नदी के उत्तर में थे, एकमात्र महाजनपद था जो नर्मदा नदी के किस ओर था? दक्षिण की ओर। टोटल 16 महाजनपद में से एकमात्र महाजनपद, ठीक है। तो आपको याद रखना है ये है अस्मक, अस्मक की राजधानी भी याद रखना है पोटन, राजधानी पोटन। मगध की गिरिब्रज या राजग्राम, गिरिब्रज या राजग्राम। इसके बाद वज्जी की वैशाली, अंग की चंपा, ठीक है। और यहीं पर है काशी, काशी की राजधानी है वाराणसी। और इसके बाद आपको याद रखना है मध्य प्रदेश में एक महाजनपद है जिसका नाम है अवंती, और अवंती की राजधानी उज्जैनी, ठीक है। इसके बाद यहीं पर एक महाजनपद है उत्तर प्रदेश वाले एरिया में कौशल, कौशल की राजधानी श्रावस्ती। क्या राजधानी? श्रावस्ती। एक राजस्थान में भी आपको याद रखना है मत्स्य, राजस्थान वाले सेक्टर में मत्स्य, और मत्स्य की राजधानी विराटनगर। क्या है? विराटनगर, ठीक है। इतने आप जरूर याद रखें, ठीक है। मथुरा की सुरसेन वगैरह है, ठीक है। तो आप एक बार कंटिन्यू, आप एक बार इनकी राजधानी, मगध की राजधानी आपको याद रखना है, क्या है? गिरिब्रज या राजग्राम, ठीक है। अंग की चंपा, अंग की चंपा, वज्जी की वैशाली, वज्जी की वैशाली, कौशल की श्रावस्ती, कौशल की श्रावस्ती, काशी की वाराणसी, काशी की वाराणसी, उज्जैन, अवंतिका की उज्जैन, अवंतिका की उज्जैन। एक बात नर्मदा नदी के दक्षिण में याद रखना अस्मक, अस्मक की राजधानी पोटन। एक राजस्थान वाले एरिया में जिसका नाम है मत्स्य, मत्स्य की राजधानी विराटनगर। एक भारत के बाहर है तक्षशिला, गंधार, गंधार की राजधानी तक्षशिला। और एक जम्मू कश्मीर पंजाब वाले एरिया में कंबोज, कंबोज की राजधानी है हटक, ठीक है। इतने टनाटन आप याद रखो। अब इसमें सबसे शक्तिशाली हुआ मगध, मगध बाजी खेल गया। और अपन मगध के बारे में पढ़ेंगे। देखो पहले जो शासक थे जैसे जरासंध हुए, बृहद्रथ हुए, तो वो स्थायी सेना नहीं थी उनकी, है ना। स्थायी सेना जो प्रारंभ करी वो एक करी है हर्यक वंश ने। किसने? हर्यक वंश। और हर्यक वंश का एक राजा जिसका नाम है बिंबिसार। क्या नाम है? बिंबिसार। बिंबिसार ने भारत में पहली बार स्थायी सेना की शुरुआत की। अब बिंबिसार जैसे ही गद्दी पर बैठा, हर्यक वंश का है, मगध की गद्दी पर ये बैठा, तो इसने सबसे पहले क्या करा? इसको लग रहा था कि इधर वाले सेक्टर में अपन कब्जा करें, इधर वाले कब्जा करें,
तो इसको ये लग रहा था कि जिस जिस भी पावरफुल जगह है वहां पर इसने क्या करे, अपने वैवाहिक संबंध बना लिए। क्या बना लिए? वैवाहिक संबंध। जिसको से लग रहा था कि यार इसे खतरा है, वहां जाके इसने क्या कर लिया? वैवाहिक संबंध। तो आपसे क्वेश्चन यूं पूछा जाएगा, किसने अपने राज्य का विस्तार वैवाहिक संबंध द्वारा किया? तो आपको याद रखना है बिंबिसार। इसने तीन शादियां की। कितनी शादियां की? 3। सबसे पहले आपको याद रखना है कौशल की राजकुमारी कौशला देवी, फिर चेलेना और क्षेमा, मधुकुल की क्षेमा। अब आप बताओ, 3 शादी अब इसने बिंबिसार ने करी और अपने राज्य का क्या कर दिया? विस्तार। अब सोचो, इतना बड़ा राज्य इस पे सेक्टर में आगा। कौशल नरेश, जो आपको पता है कौशला देवी है, कौशल की राजकुमारी कौशला देवी, कौशल नरेश की पुत्री, और उनका भाई का नाम है प्रसेनजीत। प्रसेनजीत ऐसा राजा था जिसने आप बोला कि जितनी भी काशी से जो इनकम आएगी वो सब हम किसको दे रहे हैं? बिंबिसार को। यानी कौशला देवी के साथ जितनी इनकम काशी से आ रही वो उनके हाथ में चली गई। सोचो, इतना बड़ा राज्य का राजा होगा हर्यक वंश का संस्थापक, जिसका नाम है बिंबिसार। इसका एक डॉक्टर यानी एक चिकित्सक जरूर याद रखना, जीवा। कौन है? जीवा। और जीवक को ही इसने सबसे पहले, आपको पता है उज्जैन के राजा प्रबोध जो पांडु रोग से पीड़ित थे, उनके इलाज के लिए भेजा। और इसके बाद गौतम बुद्ध जो किसी बीमारी से पीड़ित थे तो उनके इलाज के लिए भी किसको भेजा गया था? जीवक। किसने? बिंबिसार। यहां तक आपको याद रखना है। 3 शादियां करी और अपने राज्य का और विस्तार कर लिया। इसके बाद आया इसका पुत्र जिसका नाम था अजातशत्रु। क्या नाम था? अजातशत्रु। ठीक है। अब इसने क्या करा भाई? गद्दी पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की क्या कर दी? हत्या। हत्या क्यों करी? देखो, उस समय सबसे पहली बात तो ये कि बहुत कम उम्र में शादियां हो जाती थी, और जब कम उम्र में शादियां हो जाती तो पिता 74 साल का और बेटा 60 साल का। और आप खुद सोचो कि बेटा अब गद्दी 60 साल में गद्दी पर नहीं बैठेगा तो कब बैठेगा? ठीक है। तो उस समय जो है बिंबिसार 74-75 का और बेटा अजातशत्रु 60-62 साल का। तो इसकी क्या कर दी इन्होंने? हत्या गद्दी पर बैठने के लिए। और दूसरा कारण है, अगर ये गद्दी पर नहीं बैठे तो इसकी कितनी पत्नियां थी? कोई दूसरा आके बैठ जाएगा। ठीक है। तो इस चक्कर में इसने क्या कर दी? अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या। और गद्दी पर कौन बैठेगा? अजातशत्रु। अजातशत्रु का एक नाम तो कुनिक है और एक नाम है पितृहंता। क्या है? पितृहंता। क्योंकि पिता की हत्या करके ये गद्दी पर बैठा था, इसलिए इसे पितृहंता भी बोलते थे। अब आप सोचो कि अगर इसने बिंबिसार की हत्या करी, और बिंबिसार ने आपको पता है कितनी शादियां करी? 3। अब 3 शादियां करी और बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने करी, तो आप सोच सकते हो नानी घर से संबंध कैसे हो गया भाई? मामा जी एकदम जोश में, कब हम अजातशत्रु को निपटाए। और कौशला देवी का तो भाई प्रसेनजीत है ना, जो अपनी कौशला देवी जो अपनी बहन से बहुत ज्यादा प्यार करता था, ठीक है, लगाव रखता था। तो आपको याद रखना है, पहले अजातशत्रु भी कोई कम नहीं था, पिता की हत्या करी, मतलब ये भी बहुत ज्यादा भयंकर खतरनाक होगा, है ना। इसलिए इसने क्या करा, सबसे पहले तो गंगा सोन नदी के संगम पर एक सैनिक छावनी की स्थापना करी। क्या करी? सैनिक छावनी, ताकि अगर युद्ध हो तो ये सीधे मेरे पास नहीं आए, पहले कौन कहां पर अटक जाएंगे? गंगा सोन के संगम पर। इसके बाद दूसरी बात, यहां पर जो चेलनना थी वो एक वज्जी है ना, वज्जी वाले एरिया से थी, और वज्जी उस समय बहुत बड़ा गणतंत्र हुआ करता था। मतलब जो भी वज्जी काम करता था वो जनता से राय लेके पूछ के काम करता था, ठीक है। तो इसने वज्जी को हराने के लिए पहली बार रत्नमूसल और महाशिलाकंटक जैसे पत्थर का इस्तेमाल करा। मतलब आपको देखा होगा आपने बाहुबली मूवी में, जो पत्थर घुमा के और फेंकते हैं तो बड़े से पत्थर रहते हैं, एक के सिर पे लगती है, एक के पैर पे लगती है और एक के कोई और जगह लगती है, तो लगभग 3 से 4 व्यक्ति एक साथ फाइल निपट जाती है। ऐसा किसने करा भाई? अजातशत्रु।
और फिर पहले कौशल को भी हराया, बच्ची को भी हराया और मद्र को भी हराया। इन पूरे सेक्टर को हराया और कब्जा किसने कर लिया? अजातशत्रु। अब जब आपको पता है कोई पूर्वज अपना जैसा काम करता है वैसा अपना बेटा करेगा, यानी अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर दी, तो अजातशत्रु की भी हत्या किसने करी? उसके पिता उदयनी ने। किसने? उसके बेटे उदयनी। उसके बेटे उदयनी ने किसकी हत्या कर दी? अजातशत्रु की। और जब अजातशत्रु की हत्या उदयनी करी तो अपनी राजधानी इसने डर के मारे फिर पाटलिपुत्र शिफ्ट कर दी। अभी तक राजधानी क्या थी मगध की? गिरिब्रज या राजगृह। लेकिन उदयनी ने एक अलग ही नगर बसा लिया जिसका नाम था पाटलिपुत्र और राजधानी पटना शिफ्ट कर दी। यहां से अंतिम शासक था इसका नागदशक, और नागदशक ने भी अपने पिता की हत्या कर दी और इस वंश का फिर अंत होगा, क्योंकि ये एक दूसरे को अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठ रहे थे। तो एक व्यक्ति आया इसका आगे, इसका सामंत, जिसका नाम था शिशुनाग। क्या नाम था? शिशुनाग। देखो भाई, नागदशक और शिशुनाग, मतलब नाग खत्म हुआ तो उसका बेटा पैदा हुआ शिशुनाग। ठीक है, तो शिशुनाग अगला वंश चलेगा आपका शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन था? शिशुनाग। और शिशुनाग के बाद शिशुनाग ने अपनी राजधानी चेंज करके वैशाली कर दी। कहां कर दी? वैशाली, क्योंकि हर जगह इनको क्या लग रहा था? खतरा। तो राजधानी कहां शिफ्ट कर दी? वैशाली। वैशाली जैसे ही शिफ्ट करी, इसका पुत्र आया जिसका नाम था कालाशोक। कालाशोक। और कालाशोक के बारे में आपको याद रखना, पहली बौद्ध संगीत सभा अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। कहां पर? गिरिब्रज या राजगृह में। दूसरी बौद्ध संगीत सभा कालाशोक के शासनकाल में हुई वैशाली में। यह आपको याद रखना। ठीक है, इसका अंतिम शासक आया नंदीवर्धन। क्या आया? नंदीवर्धन। और नंदीवर्धन के बाद एक वंश स्टार्ट हुआ जिसका नाम है नंद वंश। क्या हुआ? नंद वंश। अब नंद वंश के संस्थापक याद रखना आपको महापद्मनंद। क्या याद रखना? महापद्मनंद। और इसका शक्तिशाली शासक था घनानंद। ठीक है, हो गया। देखो, सबसे पहले आपको एक ट्रिक याद रखनी, हसीन। क्या याद रखना है? हसीन। हा से हर्यक, सी से शिशुनाग, ना से नंद। ये तीनों वंश आपके कंप्लीट क्रम वाइज। सबसे पहले हर्यक, फिर शिशुनाग, फिर नंद। तो आप बताओ, सबसे पहले हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। उसका बेटे का नाम अजातशत्रु, उसके बेटे का नाम उदयनी, उसके बेटे का नाम नागदशक। इसके बाद शिशुनाग, शिशुनाग के बाद कालाशोक, कालाशोक के बाद नंदीवर्धन, नंदीवर्धन के बाद नंदवंश आया, नंदवंश का संस्थापक महापद्मनंद। इसके बाद अगला शासक घनानंद। ठीक है, इसके घनानंद, देखो महापद्मनंद जो क्षत्रियों को बहुत ज्यादा मारता था, इसलिए इसे क्षत्रिय विनाशक कहा जाता था। और घनानंद जो बहुत ज्यादा शक्तिशाली था। ठीक है, अब बहुत ज्यादा शक्तिशाली मतलब ये बहुत ज्यादा क्रूर भी था अपने आप में। ठीक है, तो इसने क्या करा? देखो, सबसे पहले इसके शासनकाल में आए भाई विदेशी। पहला यूरोपाई जिसका नाम था सिकंदर। सिकंदर में भारत की क्या हुई? एंट्री। और सिकंदर में एंट्री आपको याद रखना है, सबसे पहले सिकंदर ने जैसे ही एंट्री मारी तो आपको याद रखना है, ये वाले सेक्टर में आपको एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था आम्बिक। आम्बिक राजा हुआ करता था। आम्बिक तक्षशिला का राजा था। तो उसने तुरंत सिकंदर को एंट्री दे दी, बोले आओ आपका भारत में स्वागत है, आप खूब भारत को जीतो। और आम्बिक यूं सोचता था कि सिकंदर जीत जुटा के और चला जाएगा और बाकी का राजपाट मुझे सौंप जाएगा, है ना। ये आम्बिक की सोच थी। लेकिन उसके आगे हम पंजाब एरिया में माने तो उस समय एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था पोरस। क्या नाम था? पोरस। और पोरस के बारे में आपको याद रखना है, पोरस ने सिकंदर को रोका और इनके बीच झेलम नदी के तट पर, झेलम का पुराना नाम है वितस्ता, झेलम नदी के तट पर पोरस और सिकंदर के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जिसे हम बोलते हैं हाइडे स्पीच का युद्ध। क्या बोलते हैं? हाइडे स्पीच का युद्ध। इस युद्ध में सिकंदर जीत गया, पोरस हार गया और पोरस को बंदी बना लिया गया। और बंदी बना के
सिकंदर के सामने दरबार में उपस्थित कर दिया। अब सिकंदर ने पूछा पोरस से कि भाई बोल तेरे साथ किया क्या जाए। पोरस निडर होके बस एक ही बात बोलता है कि जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करे वो मेरा साथ आप करो, ठीक है। सिकंदर बड़ा मायूस होगा कि भाई आज तक जितने राजा को हमने हराया वो राजा या तो हमसे धोख पड़ते और हमारे पांव पकड़ते और बोलते थे हमें छोड़ दिया जाए, लेकिन पोरस इसके विपरीत, वो तो बोल रहा है एक राजा जो दूसरे राजा के साथ करता है वो मेरे साथ किया जाए। पोरस और सेना एकदम चौंक गई कि भाई वास्तविकता में भारत में ऐसे भी राजा हैं ना, और भारत की अनाज में कितनी पावर है ये पोरस ने पहले बार सिकंदर को समझाया। सिकंदर को जैसे ही ये जनता ने देखा और लोगों ने देखा, सैनिकों ने देखा, तो बिल्कुल चौंक उठे। इसके बाद अब क्या हुआ, सिकंदर ने उसको छोड़ दिया और मित्रता कर ली कि भाई हम तेरे से मित्र है हमारा, अब तो हमारे मतलब रास्ते में मत आना, ठीक है। जैसे ही सिकंदर के पास से पोरस निकला तो पोरस गया सीधा कहां, तक्षशिला में एक आचार्य हुआ करते थे जिनका नाम था चाणक्य और उनका एक नाम था कौटिल्य। उनके पास गया, बोला भारत में विदेशी राजपाट शुरू हो रहा है तो क्या करे गुरुजी, ठीक है। अब चाणक्य जो थे वो बोल रहे थे हमें इस युद्ध में खाली एक ही व्यक्ति जिता सकता है जिसका नाम है घनानंद। क्या नाम है? घनानंद। क्योंकि घनानंद पूरे भारत का इतने बड़े जो है राज्य का, क्या पूरे भारत का उस समय क्या था, राजा। देखो इस समय पोरस यहाँ का राजा था, लेकिन इस वाले पूरे सेक्टर पर किसका कब्जा था? घनानंद का। और आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा सिकंदर के समय भारत का शासक कौन था, तो आपको याद रखना है घनानंद। अब घनानंद ही एकमात्र ऑप्शन है अपने पास। अब चाणक्य और पोरस दोनों ही घनानंद के पास जाते हैं। घनानंद के बारे में आपको पता है बहुत ही क्रूर शासक है, और घनानंद जनरली दोपहर में सो रहा होता है और ये लोग वहां पे पहुंचते हैं, सैनिक से बोलते हैं अर्जेंट काम है, हमें घनानंद से मिलना है, ठीक है। और ये सारी स्टोरी किसको बताते हैं? घनानंद को, कि भाई हमारे देश में विदेशी आक्रमण हो रहे हैं और कब्जा होने वाला है। ये घनानंद उस समय इनकी एक भी बात नहीं मानता है और इनको किसी तरह से कुछ केक हुआ के गाली वाली दे दुआ के और क्या कर देता है, भगा देता है। उस समय चाणक्य को भयंकर गुस्सा आता है और चाणक्य अपनी चोटी छोड़ लेते हैं और बोलते हैं इसको भारत की मतलब गद्दी पे से राजा से हटाना है मुझे। एक ही बात उनके माइंड में क्या हो जाती है, फिक्स। बस उसी समय वो प्रण लेते हैं और वहां से निकलते हैं। वहां से वो रास्ते में जाते हैं तो एक बच्चा उन्हें दिखता है। वो बच्चा जैसे दिखा चाणक्य को, चाणक्य उसके पास गए। बच्चा पेड़ काट रहा था। चाणक्य ने बोला भाई पेड़ क्यों काट रहा है तू? तो उस बच्चे ने बोला कि भाई ये मेरी माँ ने कहा था जो भी कोई चीज मुझे परेशान करती है वो मैं जड़ से खत्म करना ही ठीक है। चाणक्य ने बोला बच्चा तो बहुत समझदार दिख रहा है, मतलब कि यार एक लकड़ी उसके ऊपर गिर गई उससे पूरा पेड़ काट रहा है ना, ठीक है। उन्होंने बोला तेरा नाम क्या है? बोला चंद्रगुप्त मौर्य मेरा नाम है। और चाणक्य को ऐसा लगता है कि यार ये बच्चा योगी है, क्योंकि उसको ये फील हो रहा है कि ये मौर्य वंश का है। मौर्य वंश उस समय राजाओं में हुआ करता था। और फिर ये आपको ये भी पता है कि ये मतलब उस समय का इतनी शक्ति से वो बोल रहा है, तो उस समय का सेक्टर इनको जम गया। और उस बच्चे को लेकर ये अपने कहां गए? अपने खुद के विद्यालय तक्षशिला। अब जैसे उसको लेकर गए हैं, उसे अच्छे से धातु की बहुत बढ़िया शिक्षा दी। अच्छा, इसके बाद तीर चलाना और बहुत सारी शिक्षा ऐसी तलवार वगैरह सब चलाना इन्होंने उसको सिखाया। अब यहां से खूब मेहनत करी और खाली एक चीज के लिए कि किसी तरह भारत की गद्दी पे से किसका काम खत्म हो जाए, घनानंद का। अब आगे हम बढ़े तो इस समय सिकंदर फुल फॉर्म में है। आपको सिकंदर 2 मिनट मेरे से सुनो, है ना, सिकंदर के बारे में। सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु था। सिकंदर के पिता का नाम आपको याद रखना फिलिप। इसके बाद में सिकंदर की मां का नाम ओलंपिया था, जो एक जादूगरनी हुआ करती थी। और पिता का नाम आपको याद है फिलिप, जो आपको याद रखना है कि
उस समय मग दुनिया के क्या थे, शासक। और इसके बाद इसकी सेना में जो है सेनापति हुआ करता था मेन, वो सेल्यूकस निकेटर था, और इसका जल सेनापति निरियकस था। इसके घोड़े का नाम औफेफ्ला था। याद रखना सब चीज। देखो, गुरु का नाम अरस्तु, पिता का नाम फिलिप, माता का नाम ओलंपिया। इसके बाद इसका सेनापति सेल्यूकस निकेटर, जल सेनापति निरियकस। और साथ में याद रखना कि इसने हाइडेस बीच का युद्ध किसके बीच, सिकंदर और पोरस, 326 ईस्वी। आपको याद रखना है सन 3 दूनी 6, 326 ईसा पूर्व। 325 में यहां से यहां निकल गया था। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ। कब हुआ था, 356 ईसा पूर्व में। और मृत्यु आपको याद रखना है 323 ईसा पूर्व में। सोचो, 356 में जन्म, 323 में क्या होती, मृत्यु। इसके बाद सिकंदर ने झेलम नदी के किनारे हाइडेस बीच का युद्ध करा। अब यहां पर पूरे सेक्टर में घनानंद करा। घनानंद और सिकंदर सोच रहा है कि हम कल सुबह आगे बढ़े। सैनिक आपको पता है बुरी तरह क्या रहे हैं, घबरा रहे हैं कि भाई किससे पंगा लिया हमने, किस देश में हम आ रहे हैं ना, ठीक है। तो सुबह के टाइम सैनिक एक दूसरे से क्या है, वहां के लोगों से अपना मतलब पूछते कि यार घनानंद किस तरह के राजा है। तो वो बोलते कि यार घनानंद बहुत ही क्रूर राजा है ना, उसके अगर हट्टे में आ गए तो वो आपको मार काट देगा, है ना, निपटा देगा फाइट। तो सिकंदर की सेना बहुत ज्यादा अपने से डरी हुई है। क्या हुई है, डरी हुई बहुत ज्यादा अंदर से, ठीक है। तो वो जैसे ही सिकंदर मतलब लोगों से मतलब बोल रहे थे, पूछ रहे थे कि यार क्या है उसके पास जो हमारे पास नहीं है, हम तो विश्व विजेता है, हमने इसको हराया। और आपको पता है गांव में अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ अगर क्रूर व्यक्ति दिखे तो उसको फिर पूरे गांव में बोलते हैं कि यार बहुत भयंकर है, यार बहुत भयंकर है। और इसी बात को सिकंदर की सेना थोड़ी डर रही थी। फिर आपको पता है ये व्यास नदी के तट पर रुके थे। किस नदी के तट पर, व्यास। और व्यास नदी के तट पर हमारे देश में मच्छर बहुत ज्यादा है और यूरोप में मच्छर इतने ज्यादा नहीं है। तो व्यास नदी इन्होंने क्रॉस करा। क्रॉस करने से फिर सेना ने क्या करा, सिकंदर जैसे घनानंद के बारे में पूछा तो सिकंदर की सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया कि भाई हम इससे आगे नहीं बढ़ते। सिकंदर के बहुत समझाया अपनी सेना को, लेकिन सेना ने बिल्कुल भी उसकी बात नहीं मानी और वो वापस कहां जाने लग गए, अपने देश, ठीक है। जैसे ही वो अपने देश के लिए निकले, सिकंदर बहुत ज्यादा बीमार हुआ और 323 ईसा पूर्व में इसकी क्या हो गई, मृत्यु। ये आ रहा है। सिकंदर के बारे में भी कहा जाता है कि जब सेना पूछ रही थी भाई क्या है उसके पास, तो बोल रहा है तुम्हारे पास क्या है, क्या बोले हमारे पास 30,000 सैनिक है। उसके बाद 30,000 तो क्या है, हाथी है, ऐसा जनता ने उसके बारे में कहा, ठीक है। तो आपको इतना याद रखना है। इसके बाद जैसे ही यहां से अपन आगे बढ़े, अब सिकंदर की सेना इधर लौट गई और इस पर भारत का में किसका, चंद्रगुप्त मौर्य ने एंट्री मारी। किसने, चंद्रगुप्त। दरअसल घनानंद और चंद्रगुप्त के बीच 3 युद्ध हुए। शुरू के 3 युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य हारा, घनानंद जीतता रहा। लेकिन कौटिल्य की नीति में बहुत ज्यादा कमी दिखी। लेकिन अब कौटिल्य ने एक रणनीति बनाई। जैसे आपको पता है कि कोई भी व्यक्ति जीतने के लिए सब कुछ हार गया, जंगल के रास्ते से कौटिल्य और साथ में चंद्रगुप्त मौर्य दोनों जा रहे थे। उस समय एक मां उनको मिली और वो अपने 5-6 बेटों को भोजन खीर परोस रही थी। उसमें से एक बेटा डायरेक्ट अपनी खीर में हाथ डाल रहा था। वो जैसे ही हाथ डालता है, उसकी मां बोलती है क्या तू भी चाणक्य बन रहा है। तो चाणक्य उस झोपड़ी के पास सुन रहा था बातें। वो बोल रहा था मेरे बारे में ये मां क्या बोल रही है। तो बोलती है पहले खीर को आइट साइड से खा, फिर बाद में बीच में अटैक कर। वैसा ही इसने करा। इसने पहले घनानंद के आसपास के राजाओं को हराया और बाद में घनानंद पर अटैक करा और जीत हासिल करी। तो आपको याद रखना है अब मौर्य वंश की स्थापना हो गई और मौर्य वंश का प्रधानमंत्री आपको पता है चाणक्य। चाणक्य का 3 नाम है, कौटिल्य, विष्णुगुप्त और चाणक्य। और साथ में इसकी पुस्तक का नाम याद रखना अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में काय की जानकारी मिलती है, राजनीति की जानकारी। काय की जानकारी मिलती है, राजनीति। जैसे ही चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर बैठा, उस समय आपको पता है सिकंदर की मृत्यु हो गई। लेकिन उसका एक सेनापति है जिसका नाम है सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर बहुत ज्यादा फाम में है
और वो सोच रहा है कि हमने इस सेक्टर को जीता है, हमें ये सेक्टर जीतना बाकी है। सिकंदर का सपना पूरा नहीं हुआ, लेकिन सिकंदर का सपना मैं पूरा करूंगा। ठीक है, सिकंदर पूरा नहीं कर पाया तो सिकंदर का सपना क्या करूंगा, मैं पूरा करूंगा, क्योंकि खाली ये भारत को जीत जाए तो ये पूरे विश्व पर कब्जा कर ले। ठीक है, तो इसके बाद अब भारत में राजा कौन, चंद्रगुप्त मौर्य, और इधर से कौन, सेल्यूकस निकेटर। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ 305 ईसा पूर्व में, और युद्ध हुआ। अब सेल्यूकस निकेटर की सेना हारने वाली। उसी समय सेल्यूकस निकेटर ने बोला बस, ऐसा ही राजा चुन रहे थे हम अपनी बेटी के लिए, और सेल्यूकस निकेटर ने अपनी बेटी का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया। और जैसे ही चंद्रगुप्त मौर्य के साथ विवाह किया सेल्यूकस निकेटर ने, तो जितना एरिया काबुल, कंधार, मकरान, हेरात वाला एरिया जितना जीता था, उतना किसको दे दिया, चंद्रगुप्त मौर्य को। उसने बोला बदले में हमें 500 हाथी चाहिए। क्या चाहिए, 500 हाथी। भाई क्योंकि हम एक विचित्र प्राणी की वजह से हम हारे थे आपके देश में, जिसका नाम है हाथी, तो हमें 500 हाथी देते। चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी दे दिए, और ये वाला पूरा सेक्टर किसने हाथ में ले लिया, चंद्रगुप्त मौर्य ने। इसके बदले उसने, जैसे आपने देखा होगा कि कभी भी लड़की का विवाह करते हैं तो एक दागनियर के रूप में एक लड़के को पहुंचाते हैं उसके घर कि भाई देखना किस तरह का घर है, किस तरह का राजपाट है, तो अगर जो चीजें की कमी हो तो हमें बताना। तो उस समय सेल्यूकस निकेटर ने अपना एक राजदूत पहुंचाया था जिसका नाम था मेगास्थनीज। क्या नाम था, मेगास्थनीज। ठीक है, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। इसके बाद में फाहियान चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में, विक्रमादित्य। इसके बाद में हर्षवर्धन के समय हैंसोंग। तीनों आपको याद रखना। मेगास्थनीज आया। मेगास्थनीज ने अपनी एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था इंडिका, और इंडिका में इसकी बहुत ज्यादा बढ़ाई की कि भाई 2 सोने की पालकी से चंद्रगुप्त मौर्य जाता था, एक में वो जाता था, एक में भैरूपे जाता था। इसके बाद में पहले उसके 3-4 थालियां लगाई जाती थी, और इसके बाद में पहले उसके थाली में से खाना उसके जो है वहां के सेनापति वाले वगैरह चेक करते थे, ताकि कोई अलग चीज तो जहर वहर तो ना मिला दिया जाए। और ऐसी बहुत सारी बातें कि वो निकलता था तो उसके साथ 1000 हाथी निकलते थे, 1000 घोड़े निकलते थे। ऐसी बात किसने लिखी, मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में, ताकि दिखे कि हमारी लड़की बहुत अच्छे घराने में गई। ऐसी बात बोलते ना, जैसे अपन किसी लड़की को अगर साथ पहुंचाते हैं दादा ने के रूप में, तो वो बताती है क्या उनके यहाँ तो इतने कमरे, इतने ये और इतनी सारी चीजें और इतनी कारें हैं, इतनी बाइक है। ठीक है, वैसा ही मेगास्थनीज ने वर्णन किया चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। अब मेगास्थनीज की पुस्तक इंपोर्टेंट आपको याद रखना है। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका। इधर चाणक्य की एक पुस्तक है जिसका नाम है अर्थशास्त्र, और अर्थशास्त्र में काय की जानकारी मिलती है, राजनीति की। अब मेगास्थनीज का विवाह होगा। इसके बाद आपको याद रखना है इसकी मुलाकात जैन गुरु भद्रभाव से, और उन्होंने बोला कि तुमने जितना बड़ा राजपाट करा है उतना आने वाले समय में कोई नहीं करेगा, तो अब इन सब से त्याग कर आप कुछ भक्ति की जाए। ठीक है, तो ये अपना सब कुछ त्याग कर जैन धर्म को अपनाया, और श्रवण बेलगोला में उपवास के दौरान सल्लेखन विधि द्वारा इसने क्या त्याग दिए, प्राण त्याग दिए। ये आपको याद रखना। श्रवण बेलगोला कहां पड़ता है, ये भी याद रखना, कर्नाटक में पड़ता है। कहां पड़ता है, कर्नाटक। आपको याद रखना है कि इसके बाद देखो हमेशा ये होता था कि चाणक्य बहुत चतुर व्यक्ति थे, और उन्होंने क्या करा था, बचपन से चंद्रगुप्त मौर्य को इतनी जहर की बूंदें देते थे ताकि अगर चंद्रगुप्त, क्योंकि भारत में ऐसा राजा दोबारा ना होगा, इतना बड़ा, इतना बाहुबली और इतना शक्तिशाली राजा, इसलिए चाणक्य क्या करते थे, उनको इतनी सी जहर की बूंदें खिलाते थे जब से वो लाए उनको तब से। तो आपको पता है इतनी रोज देंगे तो किसी दिन इतनी भी दे दी जाए जहर की बूंदें तो आदमी मरेगा नहीं। ठीक है, तो वैसे ही वो रोज उनको मतलब जहर खिलाते थे, और वो खाने में डालकर उनको जहर देते थे, तो किसी को पता नहीं रहता था, है ना। लेकिन एक बार क्या हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य और खाना खा रहे थे, उनकी पत्नी भी उनके साथ खाने के में
खाने खाने लग गई। तो उसमें क्या था, जहर था। जहर था तो चंद्रगुप्त को तो कोई असर नहीं पड़ता था, लेकिन उनकी पत्नी, जहर मिलने के कारण बच्चा भी पेट में था, तो बच्चे को तो बचाया गया, लेकिन उसमें पत्नी की क्या हो गई, मृत्यु। जैसे ही पत्नी की मृत्यु हुई तो बच्चे को बचाया गया और उसका नाम रख दिया गया बिंदुसार, यानी बिंदु के समान जहर। सार को क्या बोलते हैं, विष, है ना, जहर। ठीक है, तो इसका नाम याद रखना, इनके बेटे का नाम था बिंदुसार। अब बिंदुसार को आपको याद रखना 16 राज्यों का विजेता कहा जाता है, और इसके समय तक्षशिला में 2 विद्रोह है। पहले विद्रोह में बड़े बेटे सुशील को पहुंचाया और दूसरे विद्रोह में अशोक को पहुंचाया। साथ में अब बताओ, ये इतना बड़ा राजपाट कर लिया तो अब इसको कुछ करने की जरूरत है क्या? नहीं, ये तो आराम से क्या करेगा, मदिरा पिएगा और सूखे अंजीर खाएगा और क्या करेगा, दार्शनिक। तो इसने सीरिया के नरेश से 3 चीजें की मांग की, एक तो मदिरा, एक सूखे अंजीर और एक दार्शनिक। बोला हम दारू मदिरा पिएंगे, इसके साथ में हम सूखे अंजीर खाएंगे, और एक दार्शनिक जो डांस करता है, मतलब नाच देखेंगे, है ना। तो सीरिया के नरेश ने इसको 2 चीजें दे दी थी, मदिरा और सूखे अंजीर। दार्शनिक के लिए इनकार कर दिया था। ठीक है, इसके बाद इसका बेटा हुआ जिसका नाम था अशोक। अशोक के बारे में यह कहा जाता है कि ये अपने 99 भाइयों की हत्या करके गद्दी पर बैठा, और बिंदुसार की मृत्यु 272 में हो गई थी, लेकिन 3 साल तक गद्दी के लिए युद्ध चला, इसलिए इसका टाइम याद रखना है 269 ईस्वी पूर्व। 269 ईस्वी पूर्व में कौन गद्दी पर बैठा, अशोक। अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संघीय सभा हुई थी, और वो याद रखना है पाटलिपुत्र में हुई थी। ठीक है, पटना। इसके बाद याद रखना अशोक का नाम अशोक मिलता है, कई जगह अशोक का नाम अशोक वर्धन मिलता है, मास्की और गुजरा विलेख में। इसके बाद पुराणों में अशोक वर्धन मिलता है। ठीक है, मास्की गुजरा में तो देखो अशोक का नाम अशोक, पुराणों में अशोक वर्धन, और एक और इसका नाम है प्रियदर्शनी। क्या नाम है, प्रियदर्शनी। सारे नाम आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अशोक जैसे ही गद्दी पर बैठा, इसके 8वें साल यानी करीब 261 ईसा पूर्व की बात है, 8वें साल 261, इसका कलिंग पर आक्रमण हुआ। इसने कलिंग पर आक्रमण करा, क्योंकि इस वाले सेक्टर तो पूरा जीत लगा था, बचा था कलिंग, उड़ीसा वाले रह गया। तो इसने कलिंग पर आक्रमण करा, और कलिंग में भयंकर लाखों लोगों की इसने हत्या करी, और जैसे ही हत्या करी, खून देखा, तो फिर इसका क्या हो गया, हृदय पिघल गया। क्या पिघल गया, इसका हृदय पिघल गया। और जैसे ही हृदय पिघला, इसने बोला अब मैं कुछ नहीं करूंगा। इसने भेरी घोष की जगह धम्म घोष की नीति अपनाई। किसने, अशोक ने। क्या मेरा हृदय पिघल गया, इसके बाद में। हालांकि कई जगह इसने फिर भी लिखा हुआ है कि तुम भूलो मत, मैं वही अशोक हूं जो कलिंग पर विजय पाया था और लाखों लोगों की हत्या करी। कभी अगर इसने कभी किसी राजा को डरा ना हो, तो ये बात फिर वापस बोल देता था वो कि भूलो मत, मैं वो अशोक हूं जो कलिंग पर लाखों लोगों की हत्या करके आया। ठीक है, तो आपको याद रखना 261 पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ था। ठीक है, इसके बाद अशोक ने भारत में पहली बार शिलालेख, आपको याद रखना है पहली बार शिलालेख और स्तंभ लेखों के बारे में बताया। काय के बारे में, शिलालेख और स्तंभ लेखों की, स्तंभ लेख, शिलालेख। देखो आपको याद है आज की तारीख में कोई भी चीजें हमें कहनी हो, जैसे सरकार को बोलना है कि भाई कोरोना से सावधान रहो, तो वो सीधा टीवी पे आएंगे और बोल देंगे भारत बंद, ऐलान कर देंगे, है ना। लेकिन उस समय टीवी वगैरह तो होती नहीं, इसलिए ये बड़े बड़ी शिलाएं, जैसे आपने देखा होगा उस समय की जो शिलाएं थी वो बहुत भयंकर थी, है ना। लगभग 15 फीट ऊंची और 15 फीट चौड़ी ऐसी शिलाएं उस समय थी। तो इसने क्या करा, बड़ी बड़ी शिलाओं को उठाया और उनपे अपनी कुछ बात लगी कि सारी प्रजा मेरी संतान है और मैं प्रजा के हित में सोचता हूं, ये वो। तो उससे क्या है, उसे हम बोलते हैं शिलालेख, है ना। शिलालेख, स्तंभलेख, और गुफाओं में जो द्वारा लिखे गए थे वो गुफा लेख। 3 प्रकार से इसने बताई बातें, ये आपको याद रखना। अब शिलालेखों की जो खोज की थी वो पैंथेलर ने की थी। किसने की थी, पैंथेलर ने 1837 में, और पढ़ने का 37 में। पढ़ने का श्रेय जाता है जेम्स प्रिंसेस को 1850 में। पैंथेलर ने खोज की, पढ़ने का श्रेय 1850 में जेम्स प्रिंसेस को जाता है। ठीक है, तो इसने शिलालेख 14 शिलालेख थे जो 8 जगह से मिले थे,
और आपको याद रखना है सबसे इंपॉर्टेंट 13वें शिलालेख में ये लिखा था कि मैंने कलिंग युद्ध करा और मेरा हृदय क्या हो गया, परिवर्तन, फिर मैंने युद्ध छोड़ दिया। ठीक है, इसके बाद आपको याद रखना है कि 7 स्तंभ लेख थे जो 6 जगह से मिले थे। कितनी जगह से? 6। देखो सबसे पहले प्रिया यानी इलाहाबाद वाला, ठीक है, इसके बाद दिल्ली टोपरा, तो फिरोज शाह तुगलक दिल्ली से चोपड़ा से दिल्ली ले जाएगा ना, दिल्ली मेरठ है ना, मेरठ से दिल्ली, ठीक है। इसके बाद में इलाहाबाद वाला ये, ठीक है, दिल्ली से इलाहाबाद से दिल्ली ले जाएगा अकबर, है ना। तो 3 तो ये लोरिया अरेराज और लोरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा, ये 6 जगह से मिले। नाम एक बार मैं फिर बता रहा हूं, दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ, इलाहाबाद उसका प्रयागराज नाम है ना अभी, ठीक है। इसके बाद में लोरिया अरेराज, लोरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा, ये 6 जगह से इसके क्या मिले, स्तंभ ले, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अशोक ने उस समय 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया। कितने? 84,000 स्तूपों का निर्माण किसने कराया था? अशोक ने, ये आपको याद रखना। इसने अपने पुत्री संघमित्रा और पुत्र महेंद्र को कहां भेजा था? श्रीलंका भेजा है। कहां पहुंचा है? श्रीलंका, और काय के लिए? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसका अंतिम शासक आपको याद रखना है, अंतिम शासक था, मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद, और ये खत्म हो गया इसके बाद। अब मैं आगे मौर्य उत्तर सुनेंगे, जब तक यहां तक आप कंप्लीटली मेरे को एक बार रिवाइज कर लो। सबसे पहले आपको याद रखना है कि हसीन, हा से हर्यक, सी से शिशुनाग, ना से नंद। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार, अगला शासक अजातशत्रु, अगला शासक उदयनी, अगला लास्ट वाला नागदशक। नागदशक जैसे मरा तो कौन पैदा हुआ? शिशुनाग। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग, उसके बाद कलाशोक, उसके बाद नंदीवर्धन, नंदीवर्धन से आ गया नंदवंश, नंदवंश का संस्थापक महापद्मनंद, महापद्मनंद के बाद कौन आया था? घनानंद, घनानंद के समय कौन आया था? सिकंदर। सिकंदर भारत में कब आया? 326 में। कौन सा युद्ध चला? हाइडेस्पिस का युद्ध। हाइडेस्पिस का युद्ध किस किसके बीच हुआ? सिकंदर और पोरस, सिकंदर और पोरस। किस नदी के किनारे हुआ? झेलम नदी। और किस नदी को इनकार कर दिया? व्यास नदी को इनकार पार करने से इनकार कर दिया किसने? सिकंदर की सेना ने। सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु, सिकंदर के पिता का नाम फिलिप, सिकंदर के जो सेनापति है सेल्यूकस निकेटस, और सिकंदर का जल सेनापति निरियाकस, और इसके बाद आपको याद रखना है सिकंदर के घोड़े का नाम बाहु खेपला, और इसी ने एक नगर बसाया था वहां पर बाहु खेपला, इसी की याद में, ठीक है। इसके बाद कौन आया? घनानंद, मैंने आपको बता ही दिया। इसके बाद मौर्य वंश चल हुआ, मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, और इसके प्रधानमंत्री थे चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। इनकी पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र, जिससे राजनीति की जानकारी मिलती है। और इसके बाद आपको ये याद रखना है, इससे किसका युद्ध हुआ था? सेल्यूकस निकेटर। कब हुआ था? 305 में। सेल्यूकस निकेटर से जैसे युद्ध हुआ तो उसने अपनी बेटी का विवाह किससे कर दिया? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। बदले में 500 हाथी लिए, और उन्होंने काबुल, कंधार, हेरत और मकरान वाला एरिया किसको दे दिया? सेल्यूकस निकेटर ने किसको दे दिया? चंद्रगुप्त मौर्य को। इसे जैन के जो गुरु है भद्रभाव से जैन धर्म की दीक्षा ली, और लास्ट में अपना कहां पहुंचा दिया? श्रवण बेलगोला कर्नाटक में इतने संलेखन विधि द्वारा अपने प्राण त्याग दिए। इसके दरबार में मेगास्थनीज ने आया था। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम याद रखना है, क्या है मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम? इंडिका। इसके बाद आगे आया था बिंदुसार, और बिंदुसार के बाद कौन आया था? अशोक। और ये मैंने आपको अंतिम शासक बृहद था, ठीक है। तो इस तरह ये वंश आपका खत्म हुआ, और अभी अपन और मौर्योत्तर काल देख रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको बोल रहा हूं कि पूरी आपकी प्राचीन हिस्ट्री एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएगी। उससे पहले आप अभी वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही मैं हर टॉपिक आपको अच्छे से करवाऊंगा, और मैं भी कोई आपको गलत चीजें, मतलब कोई बहुत बड़ी बातें नहीं बनाऊंगा, है ना। आपको मेरे वीडियो देखते ही आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मुझे पढ़ने की जरूरत है, मुझे याद करने की जरूरत है, ऐसा कभी भी फील नहीं होगा। खाली उठाओ वीडियो और देख लो, बस आपको सब कुछ याद हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो वीडियो के अंत तक जुड़े रहे, है ना, ठीक है।
अभी 2 मिनट का ब्रेक है, इसके बाद